ऐसा प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को उसके कैटेगरी के हिसाब से उसको उसके ग्रुप में प्लेस्ड कर सकते हैं। मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब सिंपल है कि एक तरह का प्रोसेस, एक तरह का प्रोसीड्यूर है जिसमें किसी भी स्पीसीज को उसके एग्जैक्ट ग्रुप में या एग्जैक्ट टैक्सॉन पे उसको प्लेस्ड कर पाए। ठीक है, अब सबसे बड़ा बात है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि क्लासिफाई करना है कि भाई कौन प्लांट है, कौन एनिमल है, उसका क्या फाइलम है, क्या क्लास है, क्या ऑर्डर है, ये सब जब क्लासिफाई करना है तो सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, किसी को ऑर्गेनाइज फॉलो करना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब स्टार्ट हुआ तो पहले बताया कि ये जो है ये एक प्रोसीड्यूर है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो वैसा प्रोसीड्यूर का कुछ ना कुछ तो एक बोलते हैं ना कि कोई प्रोसेस करना है या कुछ हमको काम करना तो उसके लिए कुछ प्रोसीड्यूर है। ठीक है, उसको कैसे किया जाए, कैसे क्लासिफाई किया जाए, क्योंकि हमको किसी भी स्पीसीज का ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए, उसका नाम चाहिए कि जैसे ही उसका हम नाम ले तो वो हमारे दिमाग में आ जाए हाँ ये हो सकता है, अब चाहे उसका जो भी बेसिस हो। तो सबसे पहला जो सिस्टम सबसे जो पहला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो था आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अब तुमको यहाँ पे देखना है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो अरिस्टोटल से लेके लीनियस तक इस सिस्टम को यूज किया, इसीलिए लीनियस जो है अल्टीमेटली एक टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, बेसिस था आर्टिफिशियली ही। ठीक है, मेनली यही बेसिस था, फिर बाद में और सारा जो बेसिस आया, जैसे आर्टिफिशियल का नेचुरल सिस्टम लाया गया, तो इससे वो एडवांस्ड है। इस वो अगर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो अगर कोई करता है या फिर कोई साइंटिस्ट किए हैं तो उसका एग्जैक्टली उसका क्लासिफिकेशन और ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एरिस्टोटल टू लीनियस, इस बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक स्पीसीज को क्लासिफाई करने की कोशिश किए, उसको किंगडम बनाने का कोशिश किए। ठीक है, बट उसका बेसिस क्या था? आर्टिफिशियल सिस्टम में नॉर्मल सबसे पहला था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया गया था। ठीक है, इसी में शेप भी था, साइज भी था, कलर भी था, और साथ साथ में आर्टिफिशियल सिस्टम में एक तो मॉर्फोलॉजिकल लिया और दूसरा उसका इकोलॉजिकल रिलेशनशिप लिया गया। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप मतलब इकोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया गया, मतलब दो चीजें, आर्टिफिशियल मात्र मॉर्फोलॉजी एंड इकोलॉजिकल कैरेक्टर। अब देखो कैसे हम लोग इकोलॉजिकल को समझेंगे, कैसे मॉर्फोलॉजिकल। देखो मॉर्फोलॉजिकल का सिंपल सा मतलब है अपीयरेंस देखा गया कि कैसा दिखता है, कैसा है, मतलब वो उसका बॉडी शेप साइज कैसा है, वो कैसा दिखता है, इस तरह से मॉर्फोलॉजिकल है, उसका कलर क्या है, उस हिसाब से भी। जब इकोलॉजिकल रिलेशनशिप देखा गया तो जैसे कुछ कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट के हिसाब से रख दिया गया। जैसे मान लो हैबिट और उसका हैबिटेट, मेनली हैबिटेट अगर हम लेते हैं तो जैसे मान लिया हम बर्ड्स को क्या किया, बर्ड्स को उसके हैबिटेट के हिसाब से डिफाइन किया, क्लासिफाई किया कि कोई उड़ने वाला है, कोई टेरेस्ट्रियल आई मीन जमीन पे लैंड पे रहता है, कोई पेड़ पे रहता है, तो इस तरह से वो डिफाइन किया। कभी कभी किसी किसी ऑर्गेनिज्म को उसके ब्लड के कलर से देखा गया, जैसे किसी का रेड ब्लड है तो उसको अलग कर दिया गया, किसी का व्हाइट ब्लड है तो उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, देखो ये सब बहुत कुछ मतलब कोशिश किया कि नहीं आर्टिफिशियल सिस्टम से लेके हम उसको क्लासिफाई कर पाए, लेकिन इसका ड्रॉबैक बहुत था, क्योंकि इसका ड्रॉबैक ये था कि किसी का भी ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा था इस सिस्टम को लेके। ठीक है, तब इसके बाद लाया गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मेन जो पर्पस था वो दो ही पर्पस था और वो दो ही बेसिस पे काम किया। सबसे पहला किया होमोलॉजी कैरेक्टर को लिया,
और दूसरा लिया मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर बेसिस, मतलब वो किससे बना है, डीएनए आरएनए प्रोटीन ये सब। और होमोलॉगी मतलब सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी के किया गया, मतलब नेचुरल सिस्टम में जितना भी फंक्शन देखा गया, जैसे डेवलपमेंट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकली, बायोकेमिस्ट्री, साइटोकेमिस्ट्री, केमो मतलब केमिकल कंपोजिशन, डेवलपमेंट, उसका फिर हर एक चीज, न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ वो नेचुरल सिस्टम में ये सब चीज लाया गया कि चलो उसका मॉर्फोलॉजिकली भी करना है, एनाटॉमिकली भी करना है, फिर हमको फिर उसका डेवलपमेंट करना है, फिर जेनेटिक्स देखना है, बायोकेमिस्ट्री देखना है, उसका साइटोकेमिस्ट्री देखना है, मतलब एवरीथिंग को इस सिस्टम में लाके रखा और उसी बेसिस पे हर एक ऑर्गेनिज्म का सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज देखा गया। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए, हम रिप्रोडक्शन को ही ले लेते हैं, रिप्रोडक्शन को ले लेते हैं, तो रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। मान लिया जाए चाइल्ड सॉरी ह्यूमन, ह्यूमन और एक मान लो टाइगर, सपोज दैट ये दो स्पीसीज सामने आए, तो इस दो स्पीसीज का सिमिलैरिटीज देखा कि क्या प्रोसेस है, कैसे ये करता है रिप्रोडक्शन, कैसे उसमें चेंजिंग आता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, किस किस स्टेज से गुजरता है वो, उस हिसाब से उसको क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। जब क्लासिफाई करना स्टार्ट किया तो नेचुरल सिस्टम एग्जैक्टली सही चीज बता पाया, पहला बात। दूसरा बात, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये था कि एक ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर वगैरह नहीं मिल पा रहा था। दूसरा सबसे मेन प्रॉब्लम था कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन में इवोल्यूशनरी लिंकअप नहीं हो पा रहा था कि इवोल्यूशन ये कहां से किया है, ओरिजिन इसका कहां से हुआ है, ठीक है। स्पीसीज का एग्जैक्टली जो प्लेस्ड होना चाहिए वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से, मतलब एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप से होता है, क्योंकि ओरिजिन जब तक पता नहीं चलेगा तो कैसे हम क्लासिफाई कर पाएंगे। जैसे बोलते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो ह्यूमन और गोरिल्ला दोनों का ऑलमोस्ट बहुत कुछ सेम है, तो वो बोलते हैं कि हम दोनों का जो क्लोज रिलेशन हो सकता है, लेकिन चिंपांजी गोरिल्ला सेम है, लेकिन चिंपांजी ह्यूमन सेम नहीं हो पाता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब सेम सेम कुछ कुछ मिल रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग तीनों का एंसेस्टर सेम हो सकता है। तो इसमें ये चीज नेचुरल सिस्टम में खुल के आया कि नहीं, हाँ इवोल्यूशनरी लिंकअप दिख गया, उसके बाद फिर एंसेस्टर रिलेशनशिप दिख गया, सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज दिख गया, मतलब हर एक चीज पे नेचुरल सिस्टम मतलब बहुत अच्छे से ये सिस्टम फुलफिल हुआ। कहने का मतलब इस सिस्टम को लेके बहुत हद तक इवन की 90% से 95% तक जो है क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि इसका बेसिस ही अलग था। और इसमें सिंपल था भाई, मॉर्फोलॉजी ले लो, हैबिट ले लो, हैबिटेट ले लो, क्या करता है नहीं करता है, खाता पीता क्या है, उस तरह से भी वो उसको लेके चल गया। मतलब आर्ट से मन, मतलब मन में होता था ना कि हाँ चलो ऐसा हो सकता था, ऐसा कर दिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इसमें दो चीज को ध्यान रखना कि जो बेसिस है वो होमोलोगस कैरेक्टर है। होमोलोगस में हम क्या होता है कि सिमिलैरिटी, होमोलोगस का मतलब होता है सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो होमोलोगस का मतलब है, जैसे मान लो होमोलोगस कैरेक्टर का हम बात बता रहे हैं, जैसे मैमल्स है, क्या मैमल्स सब एक स्पीसीज है? नहीं, अलग अलग है। तो जैसे होमोलोगस में समझना, जैसे मान लो कि काउ का लिम्स ले लेते हैं, ठीक है, 4 लिम्स, ह्यूमन का 4 लिम्स ले लेते हैं, फ्रॉग का 4 लिम्स ले लेते हैं, सबका सारे वर्टिब्रेट्स का हम मैचिंग करके देखते हैं तो पता चलता नहीं इसका एंसेस्टर में भी हो सकता है इवोल्यूशनरी कहीं ना कहीं ये एडवांसमेंट जो एक ही एंसेस्टर है इसका। क्यों? क्योंकि ऐसा लिंकअप दिखा गया। जैसे एक लिंक तुम लोग अभी 10th पास किए, एक आर्कियोप्टेरिस लिंक सुने होंगे। आर्कियोप्टेरिस में क्या बोलता है कि वो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स का बीच का फॉर्म है, क्योंकि वो एक ऐसा फॉर्म है जिसमें रेप्टाइल का भी कैरेक्टर देखा गया और बर्ड्स का भी देखा गया। ये किस बेसिस पे हुआ? ये नेचुरल सिस्टम एंड उसमें भी होमोलॉगस कैरेक्टर। साथ साथ में हर एक ऑर्गेनिज्म का जब मॉलिक्यूलर बेसिस निकाला गया, डीएनए आरएनए, क्योंकि जेनेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीएनए आरएनए और प्रोटीन को समझना। उसका उससे भी, क्योंकि देखो एक तो जैसे ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है तो ब्रेन कैपेसिटी से हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में जेनेटिक सिमिलैरिटीज ही देखा जाता है, जिस कारण पता चलता है कि ये किसका एंसेस्टर हो सकता है, ये किसका एंसेस्टर हो सकता है। तो पहला सिस्टम आर्टिफिशियल आया, दूसरा सिस्टम नेचुरल सिस्टम आ गया, और तीसरा जो आया मेन इंपॉर्टेंट था वो था फाइलोजेनेटिक। यहाँ पे लिख रहा है तीसरा फाइलोजेनेटिक। और फाइलोजेनेटिक में बस एक ही बेसिस बनाया गया कि इवॉल्व ये कहां से हुआ है, इसका ओरिजिन कहां से है, ये चीज इसमें लाया गया। क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं लाता तो बोले ना
कि कैसे 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 इवॉल्व होके एडवांसमेंट में कन्वर्ट हुआ, ये नहीं पता चलता है। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बेसिस तो हम बना लोग के सिस्टमैटिक में तो पढ़ते हैं ना इसके बारे में, क्या सिस्टमैटिक में तो हम लोग इसको पढ़ते हैं ना, इवोल्यूशनरी मेथड। हाँ देखो, सिस्टमैटिक क्या है, वो भी एक तरह का मतलब बोल सकते हो कि प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर ही है, उसमें भी रूल ही देखते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक क्या बता रहा है कि नहीं, हाँ टेक्सोनॉमी क्या बता रहा है कि एक साइंटिस्ट है, वो सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग करके रख रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है, उसको कैटेगराइज कर रहा है, उसको टेक्सोनॉमिस्ट या टेक्सोनॉमी बोलते हैं उसको वहां पे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सेम चीज है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर है, कहने का मतलब यहाँ पे एक तरीका है, वहां भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम हुआ, तो उसका बेसिस यही चीज है। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब इवोल्यूशन, ठीक है, लेकिन नेचुरल में हम बार बार इवोल्यूशन तुमको बोले, तो यहाँ पे ध्यान एंसेस्ट्रल, हम बार बार यहाँ पे रीजन यही कि इसका एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे ओरिजिन कैसे हुआ वो देख रहे हैं हम। तो ये 3 सिस्टम से मतलब देखो, पहले तो आर्टिफिशियल सिस्टम आया, इसका ड्रॉबैक बहुत था, बताया ना कि जैसे क्लियर कट इवोल्यूशन का रिलेशनशिप नहीं निकल रहा था, क्लियर कट इकोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं निकल रहा था, क्लियर कट ऑथेंटिक नाम आइडेंटिफिकेशन नहीं निकल रहा था। मतलब आर्टिफिशियल में बहुत सारे ड्रॉबैक है, इसमें 4-5 हम लिख पाएंगे अभी। और नेचुरल में जब आया तो ड्रॉबैक छटना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसका बेसिस ही अलग था। इसका बेसिस, इसका नेचुरल सिस्टम जब आया तो इसमें बस एक ही चीज था कि हर एक पॉइंट पे काम करना है, चाहे वो उसका न्यूट्रिशन पे काम करना हो, रेस्पिरेशन पे काम करना हो। ठीक है, देखो अब जैसे मान लो हम लोग प्लांट में देखते हैं, सॉरी एनिमल में देखते हैं, तो जब तुम कॉर्डाटा में वर्टिब्रेट जाओगे, तो वर्टिब्रेट में क्या होता है, पहले फिश को लाया गया, उसमें 2 हार्ट चैम्बर है, फिर आया एम्फीबिया, उसमें 3। तो ये एक तरह का इवोल्यूशन का एक तरह का प्रूफ है, एविडेंस है, जिससे पता चला कि नहीं ये एडवांसमेंट होते जा रहा है ड्यू टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये चीज है। तो ये सब चीज एडवांसमेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से कि इवोल्यूशन, ये फाइलोजेनेटिक में देखते हैं और इसमें एंसेस्टर देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, तुम लोग 9th में भी पढ़े ही होगे, डाइवर्सिटी वगैरह पढ़े हो, तुमको एक चीज बता देना कि अगर तुमसे यूनिसेलुलर एनिमल के बारे में पूछे तो तुम क्या बताओगे? क्योंकि अभी तक एनिमल किंगडम में यही पढ़ रहे हो कि सबसे पहला जो है फाइलम वो पॉरीफेरा होता है, पॉरीफेरा मल्टीसेलुलर है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेल से तो वो डेवलप हुआ होगा, कोई ना कोई सेल से तो इवॉल्व हुआ होगा वो, ये चीज पूछना चाह रहे हैं। तो बताओ कौन है एनिमल में फर्स्ट, सॉरी पहला एनिमल या फिर फर्स्ट एनिमल कौन है? ठीक है, इसको कैसे पता करना है? तो इसको पता करने के लिए उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ही जानना पड़ेगा। अच्छा तुम लोग, अच्छा तुम लोग को ये बात पता है कि फर्स्ट एनिमल कौन है? मोनेरा सर। मोनेरा फर्स्ट एनिमल है, वो प्रोकैरियोटिक है, वो तो एनिमल हो ही नहीं सकता, वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। सर आप यूनिसेलुलर बोल रहे हैं? तो यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा नहीं है? यस सर, तो फिर लेकिन तो प्रोटिस्टा होगा। एनिमल की बात की है, हम ये नहीं बोले कि तुम फर्स्ट एनिमल तुम कैसे पता करोगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखोगे ना, लेकिन इवोल्यूशन में बहुत कुछ देखना पड़ता है ना, कि कुछ कुछ चीज है जो तुमको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा। जैसे हम तुमको यूनिसेलुलर एनिमल के बारे में पूछे, तो एनिमल हम पूछे ना कि तुमको कोई ऑर्गेनिज्म पूछे। अगर तो ऑर्गेनिज्म पूछते हैं तो ये बात तय है कि मोनेरा ही होगा, क्योंकि सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज कट गया। समझ में आया? ये अकॉर्डिंग टू नेचर एडवांस होता गया है ये सर आवाज कट गया। सर आवाज कट गया था, नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा इसमें क्या बोल रहे हैं, बोलो, आवाज कट गया था। सर मेरे कहने का बता रहे थे, बता मेरे कहने दीजिए। का मतलब है, हाँ मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुमसे ये पूछे कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है, तो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ ले सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। बट अगर तुमसे पर्टिकुलर पूछ ले कि नहीं प्लांट, सॉरी एनिमल कैसे है इवॉल्व हुआ है, किससे इवॉल्व हुआ है, या फर्स्ट एनिमल किसको, सॉरी फर्स्ट एनिमल हम किसको बोलते हैं, अगर ऐसा पूछा जाता है, इसके लिए तुमको कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ेगा। फर्स्ट एनिमल सिंपल सा चीज है, पहला यूनिसेलर होगा। ठीक है, तुम हमको एक बात बता दो, एनिमल सेल में क्या प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होता है?
हाँ या ना? नो सर। क्या नहीं होता है? तो मोनेरा तो हो ही नो नहीं सर। सकता। मोनेरा तो उसका एंसेस्टर, या फिर नहीं बोल सकते कि नहीं हाँ वही उसका एंसेस्टर है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, ठीक है। नो सर। लेकिन हाँ, लेकिन अगर तुमसे ये बोला जाए कि तुम्हारे सामने कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम रख दिया जाए और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया जाए, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल से भी बहुत कुछ हद तक मिलता है, चाहे उसका सेल टाइप ही हो जाए, क्योंकि यूनिसेलुलर में हम लोग सेल टाइप ही देखेंगे, तो तुमको नहीं लगेगा कि हाँ ये हो सकता है इससे ये इवॉल्व हुआ है कि नहीं? ये यस लगेगा। सर। अब एक छोटा सा एग्जांपल तुम समझना, तुम्हारे सामने ही है। एनिमल किंगडम में सबसे पहला फाइलम किसका रखा गया है? एनिमल किंगडम में सबसे पॉरीफेरा। पहला फाइलम किसका रखा गया? पॉरीफेरा का। पॉरीफेरा। क्या पॉरीफेरा यूनिसेलुलर है? नहीं है। नो सर। मल्टीसेलुलर है? यस मल्टीसेलुलर सर। है। लेकिन हाँ, लेकिन देखना, पॉरीफेरा, फिर टीनो सॉरी निडेरिया या सिलेंट्राटा, फिर निडेरिया, तो पहला सेल था, फिर टिश्यू हुआ, फिर टिश्यू हुआ, फिर ऑर्गन हुआ, फिर ऑर्गन सिस्टम हुआ। तो ये क्या बताता है? इवोल्यूशन हो रहा है बार बार, मतलब कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से लिंकअप रहता है। तो वही उसी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं क्या? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब तुम्हारे सवाल का जवाब, पहले तुम आर्टिफिशियल समझ गया और नेचुरल समझ गया और फाइलोजेनेटिक, ये तीनों समझ गया। इसी बेसिस पे पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया, इनिशियल से फाइनल तक। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पहले ये बताओ। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर अभी तुरंत दे देंगे कि फर्स्ट एनिमल कौन है, वो हम दे देंगे। ठीक है, पहले ये बताओ, यहाँ पे समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे कोई दिक्कत है तो पूछो। सब कुछ समझ में आ गया यहाँ पे? यस सर। ठीक है ना? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, और बाकी बात जब हम अभी नोट्स भी लिखवाएंगे साथ साथ में, तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट आएगा और उसको फिर हम समझाते जाएंगे। ठीक है, जो बेसिक चीज है जो है वो हम तुमको बताएं। ठीक है, एक दो पॉइंट इधर उधर तो रहता ही है, नोट्स वगैरह लिखाने के टाइम पे कुछ पॉइंट आ जाएगा। सर इससे पहले वाला क्लास रिकॉर्डिंग हुआ था क्या? सारा क्लास रिकॉर्डिंग होता है बाबू, ठीक है ना? हर एक क्लास रिकॉर्डिंग होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। क्लास ठीक है, पहले वाला छूट गया था सर। कोई बात नहीं, तो उसको तुम जाके देख सकते हो। ठीक है ना? डेट देख लेना, क्लास का डेट देख लेना, सॉरी हाँ, क्लास का डेट देख लेना कब हुआ था, उसमें तब तुमको मिल सकता है। ठीक है सर 7 अगस्त में अनाउंसमेंट में है, वो जाके चेक करेगा तो मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। एक्चुअली देखो, अब तुमको कभी भी ये सब चीज में कभी भी है ना, तो एक बार जरूर मैनेजमेंट से जरूर बात किया करो। ठीक है, ताकि तुमको एग्जैक्टली वो प्रोवाइड भी करा सकते हैं। ठीक है, यस तो सर। क्योंकि तुम लोग का तो नंबर वगैरह, पर्सनल नंबर सब उन्हीं के पास होगा सारा डाटा, तो वो हो सकता है तुमको पर्सनली भी भेज दे कि नहीं मिल पा रहा तो भेज देता है। ऐसे तो व्हाट्सएप पे सॉरी लिंक पे डलाता ही डलाता है। ठीक है, तो डेट देख के तुम लोग सर्च करना ना, मिल जाएगा तुमको। ठीक है, अब देखो, अब हम तुमको बोले कि अगर बात हम करते हैं कि फर्स्ट एनिमल, ठीक है, तो हम तुम्हारे सामने कुछ वर्ड्स लिखेंगे, तुम अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? फर्स्ट यूनिसेलर, अगर फर्स्ट एनिमल का बात करें, ठीक है, एनिमल कैसे इवॉल्व हुआ है ये देखो, टर्म लिख रहा है, समझना। फर्स्ट एनिमल, एनिमल किंगडम छोड़ो, फर्स्ट एनिमल छोड़ो, पहले हम बोलते हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम कैसे स्टार्ट हुआ और कहां तक डेवलप हुआ, कैसे वो इवॉल्व हुआ, ये जानना है। तो सबसे पहला जो लिखा गया है प्रिमिटिव को बोलते हैं प्रोटोजोआ, पहला प्रोटोजोआ। उसके बाद ये इवॉल्व होके कन्वर्ट हुआ पाराजोआ में। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट है इसलिए बता रहे हैं। प्रोटोजोआ, पाराजोआ, उसके बाद है मेटाजोआ। इसको समझना है तुमको, ये कभी भी तुम्हारे मेडिकल में या फिर तुम्हारा एकेडमिक में कभी भी नहीं पूछेगा। बस इसको समझना, अच्छे से समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा आखिर ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं बार बार। ठीक है, देखो, प्रोटो का मतलब क्या होता है तो बता सकते हो? देखो, प्रोटोजोआ नाम क्यों पड़ा? प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, और जोआ का मतलब होता है एनिमल। तो तुम्हारे हिसाब से फर्स्ट एनिमल इज अ, क्या हो जाएगा बताओ, आंसर करो तुम लोग। फर्स्ट एनिमल इज अ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। और अब बताओ, प्रोटोजोआ किस किंगडम का फाइलम है या क्लास बोल, सॉरी डिवीजन बोल सकते हैं? किस किंगडम का ग्रुप में आता है? प्रतिष्ठा। प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ किसकी? प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा। के। प्रोटिस्टा के। अब तुमको यहाँ पे तुमको कुछ कुछ चीज और दिखाते हैं, आई मीन समझाते हैं, दिखाने का। प्रोटोजोआ का तुम देख लो,
और पॉरीफेरा का तुम देख लो, उसमें मैक्सिमम चीज जो है ना प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा में तुमको बहुत कुछ सिमिलरिटीज दिख जाएगा। ठीक है, अब तुमको बताते हैं पाराजोआ जो डेवलप हुआ, क्योंकि प्रोटोजोआ मतलब फर्स्ट एनिमल तो ये हो गया यूनिसेलुलर। ठीक है, प्रोटोजोआ में आ जाता है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर तो बताओ मल्टीसेलुलर एनिमल किंगडम कौन है? मल्टीसेलुलर, टिश्यू में नहीं जा रहे हैं, मल्टीसेलुलर बताओ, एग्जांपल बताओ। एग्जांपल पॉरीफेरा, अभी तो बोले पॉरीफेरा क्या है? मल्टी सेलुलर एनिमल किंगडम है वो। तुम देख सकते हो एनिमल किंगडम में, तुम जाओ और वहां पे देखना लिखा हुआ रहता सर फिर से रुक गया। मल्टी सेलुलर, बट हेलो यस सर। यस हाँ तो सर। बताओ प्रोटोजोआ, पाराजोआ, मेटाजोआ, तुमको दिख रहा है ना, यहाँ यूनी, यहाँ पे मल्टी, यहाँ पे टिश्यू, समझ में आ रहा है? यस सर। इससे पता चल रहा है कि प्रोटोजोआ सही पाराजोआ हुआ, क्योंकि देखो जो प्रोटोजोआ का एक सेल काम करता है वही पाराजोआ का मल्टी सेल काम करता है। मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन में सेल का नंबर ज्यादा है, लेकिन काम सेल ही कर रहा है, टिश्यू वहां नहीं बना है। उसके बाद जब ये इवॉल्व हुआ तो टिश्यू में कन्वर्ट होता है। और इवोल्यूशन में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, एविडेंस, अगर एविडेंस, इवोल्यूशनरी एविडेंस पढ़ना है तो बहुत कुछ है। सबसे पहला जो एग्जांपल दिए थे 2 हर्ट चैम्बर, 3 हर्ट चैम्बर, 4 हर्ट चैम्बर, ठीक है, ये सब चीज जो दिया, ये सारा कुछ इवोल्यूशनरी एविडेंस है कि हाँ यहीं से ये डेवलप हुआ है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा बेसिस वही है कि नहीं, इवोल्यूशन के एवोल्यूशन के बेसिस पे ही उसको ग्रुपिंग या कैटेगराइजेशन किया गया है। और तुम्हारे सामने एग्जांपल यही है। जब एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो सबसे पहले पॉरीफेरा लिखते हैं, फिर सिलेंट्राटा लिखते हैं, मतलब सेल से फिर टिश्यू में चला जाता है, टिश्यू से फिर चला गया ऑर्गन में, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम में चला जाता है। यही एक बेसिस को अगर लिखते हैं, मगर और बहुत कुछ है। ठीक है, जैसे तुम बॉडी के हिसाब से देखोगे तो जब ऑर्गन बनता है, तो जब ऑर्गन, पहला ऑर्गन जो बनाने वाला है वो है प्लेटीहेल्मिन्थ, वो सॉफ्ट होता है, फिर सॉफ्ट होते होते फिर वो हार्ड होता है, और हार्ड होने के बाद फिर पता चलता है नहीं, बॉडी के अंदर में हार्ड स्ट्रक्चर, बोन्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गया। फिश में देखो कार्टिलेजनस बोन दोनों टाइप का मिलता है, एम्फीबिया में जाओ, रेप्टिलिया में जाओ, फिर तुम्हारा एप्स में जाओ, फिर मैमल्स में जाओ, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ही उसको रखा गया। और ऐसे भी बर्ड्स को बोलता है कि ये ग्लोरिफाइड रेप्टिलिया है, बर्ड्स को यही बोला गया कि ये ग्लोरिफाइड रेप्टिलिया है। ठीक है, मतलब रेप्टाइल्स ही डेवलप कर गया है बर्ड्स में, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू हैबिट एंड हैबिटेट। अब सबसे बड़ा बात है कि तुम लोग के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर कि जब इवोल्यूशन हो रहा है तो सबको एडवांसमेंट होना चाहिए, तो नहीं, सब एडवांस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उसका बस एक ही रीजन है कि सबका अपना अपना हैबिट एंड हैबिटेट होता है, और उसी हिसाब से वो इवॉल्व भी करता है। इवन तुमको एक और चीज बता सकते हैं कि ह्यूमन भी इवॉल्व हो रहा है, टाइम लगेगा, अभी हम लोग का एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, बट इवॉल्व होगा ही होगा एक टाइम पे, क्योंकि नेचर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को भी चेंज करना पड़ता है, और हमारा बॉडी धीरे धीरे वो चेंज करता है, क्योंकि इवोल्यूशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम के बाद नजर आता है, इसीलिए। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। बाकी बात तो इसमें बहुत कुछ है, इवोल्यूशन में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, बट वो 12th का पार्ट है। ठीक है, सो ये है तुम्हारा कैसे इवोल्यूशन के हिसाब से बांटे। अब देखो जैसे प्लांट का भी एग्जांपल दे देते हैं तुमको। प्लांट में सबसे पहला लोअर ऑर्गन में रखा है एल्गी को, फिर रखा है ब्रायोफाइटा। एल्गी भी सीट लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रायोफाइटा भी सीट लाइक स्ट्रक्चर, प्लांट बॉडी सीट लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन जब टेडोफाइटा जाता है तो वो धीरे धीरे हाइट अटेन करना स्टार्ट होता है। उसके बाद जिम्नो, फिर एनजियो, सब हर एक जगह पे वही
बेसिस अपनाया कि नहीं, इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका एंसेस्टर क्या था, उस हिसाब से इसको रखा गया। एंसेस्टर को लाया गया इसलिए क्योंकि क्लासिफिकेशन करने में आसानी होगा, लेकिन इवोल्यूशन को कि प्लेसिंग करने में आसानी होगा। प्लेसिंग मतलब कि हम लोग इसको अरेंज कैसे करें, पहले किसको रखे बाद में किसको रखे, इसके लिए इवोल्यूशन चाहिए, लेकिन एंसेस्टर के लिए क्लासिफिकेशन चाहिए। ठीक है, ये जैसे मान लो कैट है एंड तुम टाइगर का ले लो, लेपर्ड का ले लो, वो लोग को सब लिखा है कार्निवोरा में, जो कि ऑर्डर कार्निवोरा रखा गया। क्यों? क्योंकि वो लोग का खाने का तरीका, जो खाने का मतलब वो लोग क्या खाता है उस हिसाब से भी वो, तो सारा एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते ही क्लासिफाई किया गया। और उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसमें लाके काम किया गया। ठीक है, उसी हिसाब से देखो नेचुरल सिस्टम जब क्लासिफिकेशन आया तो ही क्लासिफिकेशन 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5 अल्टीमेटली गया है। नहीं तो पहले क्या था, 2 किंगडम था, जो कि आर्टिफिशियल के बेस्ट पे ही था। इवन की प्लांट का जो भी क्लासिफिकेशन किया था, जो लीनियस किए थे, वो डायरेक्टली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे ज्यादा डिस्कार्ड या ड्रॉबैक उसमें देखा गया, जो प्लेसिंग ही सही से नहीं हो पा रहा था। ये सब चीज इसमें कहानी है। ठीक है ना, चलो तो हम लोग आज समझे आर्टिफिशियल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है। ठीक है, एंड फाइलोजेनेटिक। अब देखो फाइलोजेनेटिक का कुछ कुछ ग्रुप है, क्योंकि फाइलोजेनेटिक तो ठीक है, लेकिन फाइलोजेनेटिक के साथ साथ हम बार बार बोलते हैं एंसेस्टर रिलेशनशिप। तो एंसेस्टर रिलेशनशिप के लिए भी कोई ना कोई तो सिस्टम बनाया होगा, ताकि एंसेस्टरली मतलब उसको पहचाना जा सके कि ये एंसेस्टर हो सकता है, तो ये इसको इस प्लेस में रखना है। ये भी हो सकता है, ये भी एक सबसे बड़ा मतलब कि बेसिस था। तो एंसेस्ट्रल को पता करने के लिए एक नया लाया फेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें अपीयरेंस के हिसाब से देखा गया, अपीयरेंस ऑफ मॉलिक्यूल, ये चीज देखा गया। अब जब फेनेटिक लाया गया तो फेनेटिक को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब इसका भी 4 बेसिस है। फेनेटिक मतलब अपीयरेंस के हिसाब से एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप निकालना, और उसी से इवोल्यूशन भी तय होता है। ठीक है, ये चीज है। तो सबसे पहला होता है साइटोटैक्सोनॉमी। अब ये साइटोटैक्सोनॉमी क्या है? दूसरा कैमोटैक्सोनॉमी, तीसरा है न्यूमेरो टैक्सोनॉमी, एंड चौथा आ गया क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। देखो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो वही इवोल्यूशनरी बेसिस है, वही एंसेस्ट्रल बेसिस है, बट उसके लिए कुछ और एस्पेक्ट्स को लाया गया। जैसे साइटो में हम लोग देखे सेल का स्ट्रक्चर, उसका फॉर्म एंड उसका बिहेव या फिर फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है। ठीक है, अब जैसे मान लो सेल, तुम्हारे सामने 4-5 सेल रख दिया जाए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या और सब जो सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसके हिसाब से अलग। जैसे कॉकरोच है, क्या कॉकरोच में आरबीसी सेल होता है? नहीं होता है। ये सब चीज भी बेसिस है। तो साइटोलॉजिकल पहला बेसिस रखा गया, जिसके कारण इवोल्यूशनरी भी देखा जाए और एंसेस्ट्रल भी देखा जाए। ये भी मेनली इवोल्यूशनरी ही था। उसके बाद कैमोटैक्सोनॉमी में क्या लिया गया, ये तुमको सब मिलेगा एनसीईआरटी में, कहाँ मिलेगा अभी बता देते हैं। कैमोटैक्सोनॉमी में केमिकल कंपोजिशन। अब ये केमिकल कंपोजिशन क्या, जैसे चैप्टर 3 में, हाँ प्लांट किंगडम में ही है ये तीनों। जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन, एमिनो एसिड, फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मतलब उसमें केमिकली देखा जा रहा है कि किस चीज से बना है। एक एग्जांपल तुमको बता दें, जैसे बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना है? पेप्टाइडोग्लाइकन। उसका प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना है। तो ये देखो मॉलिक्यूल में मतलब केमिकल कंपोजिशन डिफरेंस हो गया। सेल वॉल है लेकिन सबका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंस हो रहा है। फंगी, उसके लिए काइटिन का इंपॉर्टेंट है, सॉरी काइटिन से वो बना है। तो ये जो डिफरेंसेस है सब में सेल वॉल, लेकिन सबका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है। तो वो कैमोटैक्सोनॉमी के बेसिस पे किया गया। नोट्स लिखवा सब लिखवाएंगे, सब अभी हम सब लिखवाएंगे। इसको खत्म करने के बाद हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करके जहां तक हुआ है आज वहां तक लिखाने का कोशिश करते हैं।
नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा सारा। अब नोट्स हम लिखाते जाएंगे क्योंकि अब कोई छोड़ नहीं सकते ना, ठीक है। चलो कैमो टैक्सोनॉमी समझ गए। न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी देखो, अब सबसे बड़ा सवाल एक आया साइंटिस्ट के सामने कि अगर मान लिया जाए मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म का 50 कैरेक्टर है और एक ऑर्गेनिज्म का 50 कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर हम मेरे सामने है, तो उसको कैसे हम जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। तो वहां पे स्टैटिकल एनालिटिकल मेथड लाए, स्टैटिकल मेथड जिसको कंप्यूटराइज रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। कि जैसे मान लिया जाए दो स्पीशीज है, दोनों में एक कैरेक्टर मिल गया तो प्लस लिख दिया, किसी एक में कैरेक्टर लिखा तो माइनस लिख दिया। तो ये प्लस माइनस डेल्टा साइन वगैरह ज्यादा न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी में यूज होता है। कहने का मतलब स्टैटिकल मेथड में से भी उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि कैरेक्टर्स मतलब एंसेस्टर जो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर जो भी बोल सकते हैं उसमें दिखा वो हम प्लस माइनस वगैरह करके भी उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ताकि जल्दी से वो कंप्लीट हो जाए। कहने का जल्दी से वो पता चल पाए, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक तो अब एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक दिख जाएगा, ठीक है। जैसे हम तुमको बताया कि मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स जब पढ़ेंगे तो सब में लार्वल स्टेज है और लार्वल स्टेज भी हर एक में अलग अलग फॉर्म है। तो कैसे पता चलेगा? कुछ का लार्वल स्टेज सेम है तो सबको सेम में रखने के लिए प्लस माइनस इस तरह से, मतलब स्टैटिकल एनालिटिकल इशू। क्लैडिस्टिक में डायरेक्टली हो जाता है एंसेस्टर। अब ये एंसेस्ट्रल कैसे हो गया? क्योंकि इसमें दो टाइप हम लोग देखेंगे, एक होता है डिराइव्ड और एक होता है एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप, आई मीन एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, कभी कभी तुम लोग देखे होगे, बोलता है कि जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जांपल छोटा सा देते हैं, ये ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी नाना नानी जो भी हो, ये पेरेंट्स और ये उनका बच्चा, ठीक है। कभी कभी देखते हैं सुनने में मिलता है कि अरे ये तो अपने दादाजी पे गया है, चेहरा हूबहू वही मिलता है, ठीक है। ऐसा बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ, क्योंकि हम लोग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक को ही देख सकते हैं ना, ऐसा तो देख नहीं सकते कहाँ कि भाई दादाजी शांत है तो पोता भी शांत होगा, ऐसा कहीं कुछ होता नहीं। ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन ऐसा तो कहीं कुछ नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग बायोलॉजिकली जैसे जेनेटिक्स से कंट्रोल वगैरह जो चीजें जैसे स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर या फिर शेप एंड साइज या फिर दिखने में कैसा है, जैसे बोले ना कि अभी मान लो कोई लड़का है, ठीक है, क्या बोलता है कि अरे ये तो दादाजी का इसका फेस मिलता है, ये तो उसका नाना जी का फेस मिलता है। अगर चाइल्ड का ग्रैंड पेरेंट से मिलता है, एक छोटा सा एग्जांपल है, एक ही जनरेशन हम ले रहे हैं, ऐसा 4-5 जनरेशन देखा जाता है, चाइल्ड का ग्रैंड पेरेंट से अगर हम ले रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे एंसेस्ट्रल क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। और अगर वो चाइल्ड अपने पेरेंट्स से मिलता है, पेरेंट्स तो बहुत कुछ मिलता है, इसको बोलेंगे डेराइव्ड, इसको बोलेंगे डेराइव्ड। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो गया है, कौन डेराइव्ड है कौन भी। देखो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, क्या होगा देखो, जैसे डिराइव्ड में क्या हो रहा है, सॉरी एंसेस्ट्रल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि जैसे मान लो कि जैसे हम ये बताएं कि ये मतलब चाइल्ड जो है ग्रैंड पेरेंट से मिल रहा है, उससे अगर बहुत कुछ कैरेक्टर मिल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं? एंसेस्ट्रल, ठीक है। और डिराइव्ड में क्या है कि चाइल्ड टू पेरेंट, ये चीज मतलब एक छोटा एग्जांपल है, ऐसा ये पॉपुलेशन के हिसाब से लिया जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से लिया जाता है कि नहीं, जैसे मान लो कि कोई कॉमन इसका पॉपुलेशन है उस हिसाब से वो लिया जाता है, ठीक है। समझ में आया ये वाला क्लैडिस्टिक में, ठीक है। हम ये एग्जांपल इसलिए तुमको बताया क्योंकि ये बस एग्जांपल है, बट हमेशा ध्यान रखना कि इंटायर एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप, इंटायर पॉपुलेशन, इंटायर इंडिविजुअल के हिसाब से यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बताया, जैसे ह्यूमन है गोरिल्ला है, दोनों में बहुत कुछ सिमिलैरिटीज है, तो हम उसको बोल देते हैं क्या कि वो डिराइव्ड है, ठीक है, सॉरी एंसेस्ट्रल है। अगर मान लिया बोल दे कि चिंपैंजी है और गोरिल्ला है और फिर ह्यूमन है, तो वो इंटायर हो गया, वो चला गया डिराइव्ड। ऐसे एग्जांपल समझ में आया? एंसेस्ट्रल बताओ।
सर हाँ बोलिए। सर ये क्लासिस्टिक टेक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बता रिपीट कर सकते हैं? अच्छा ठीक ठीक। अब बात बात इसको समझ में आ गया, ये तीनों समझ में आ गया, मिटा दें इसको। यस सर। ठीक है। क्लैडिस्टिक में देखो, क्लैडिस्टिक एक्चुअली क्या है, हम जो एग्जांपल तुमको बताए हैं ना, वो एग्जांपल जो है वो एक इंडिविजुअल को लेके बताए, बट हमेशा इंटायर ग्रुप को लेके होता है। क्या होता है देखो, क्लैडिस्टिक में दो चीज है, एक है डिराइव्ड और एक होता है एंसेस्ट्रल। तो ये एंसेस्ट्रल में इंटायर, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं, ह्यूमन को भी ले लिए, गोरिल्ला को भी ले लिए, चिंपैंजी को ले लिए, चिंपैंजी। ठीक है, तो ह्यूमन गोरिल्ला तो सेम, जैसे हम इवोल्यूशनरी ट्री अगर तुम लोग देखोगे तो इस तरह से आता है, ये हो गया गोरिल्ला, ये हो गया ह्यूमन और चिंपैंजी, मतलब ये अलग ट्री में डिवाइड है। मतलब जैसे मान लो एक फादर है, उनका दो बेटा है, उनका जनरेशन अलग, इनका जनरेशन अलग, अगर हम ऐसा समझे तो गोरिल्ला ह्यूमन में बहुत कुछ सिमिलैरिटीज है, लेकिन चिंपैंजी में सिमिलैरिटीज ह्यूमन से नहीं है। लेकिन जब इसका एंसेस्ट्रल देखते हैं तो चिंपैंजी का और गोरिल्ला का, चिंपैंजी का, ह्यूमन का, तीनों का कुछ ना कुछ कैरेक्टर एंसेस्टर से मिलता है। तो देखो क्या हो रहा है, ये इंटायर देख रहे हैं, एकदम इंटायर में, आई मीन पूरा जितना भी स्पीसीज सबका इंटायर अगर कॉमन एंसेस्ट्रल देखें तो उसको हम लोग बोलते हैं एंसेस्ट्रल। और डिराइव्ड में क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि ये गोरिल्ला है, अब गोरिल्ला का एंसेस्टर मान लो ये कोई है ए, तो ये जो रिलेशनशिप है ये हो गया हमारा डिराइव्ड, और इंटायर वाले में एंसेस्ट्रल देखा गया। समझ में आया? बोलो, आपको दिक्कत? नो सर। चलो अब हम लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लेते हैं। तो स्टार्ट किया जाए टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नोट्स लिखते हैं, ठीक है ना? कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया पूरे विश्व में शुरू हो गई है। It is a scientific procedure of arranging
नोट कर लिए? हाँ, ठीक है। माइक ऑन है, ऑफ करो। माइक ऑन ऑफ करो। सब हो गया। मिटा इसको। यस सर।
नोट करो जल्दी से। So हाँ बोलो। the advanced then their last line में वो क्या लिखे relatives अच्छा देन रिलेटिव्स है। okay so रिलेटिव्स while in other they may be primitive, मतलब इससे मतलब इसका ड्रॉबैक भी ये भी था कि प्रिमिटिव और एडवांसमेंट में कोई डिफरेंस ही नहीं नजर आ रहा था, यही चीज है। ठीक है, हो गया। हाँ अब हम लोग का नेक्स्ट नेचुरल सिस्टम। सर एक मिनट बोलना चाहिए ना। क्या हो गया बताओ, कौन सा लाइन छूटा है? कुछ नहीं सर, छोड़
एक मिनट का। नीचे वाला लाइन हम पढ़ देते हैं। होमोलॉगी में क्या लिखा है? इट इज द रिलेशनशिप comparable character have been derived from common ancestor। ठीक है, comparable है मतलब कंपैरिजन जो होता है वो। एग्जांपल में आर्म्स ऑफ डिफरेंट लैंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये तो एग्जांपल बताए थे कि आर्म्स का या फोरलिम्स का जो है डिफरेंट डिफरेंट वर्टिब्रेट्स का अगर हम सिमिलैरिटीज देखते हैं तो उसमें बहुत कुछ सिमिलैरिटीज है। उसी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगी, मतलब सेम होता है उसमें और कुछ नहीं। ऊपर वाला हम मिटा दे 4-5 लाइन यस सर। मिटा देते हैं। Yes, ठीक है, sir. हाँ Yes, sir. 5 पॉइंट मिटा देते हैं। इसमें है और 2-3 लाइन है, ये खत्म हो जाएगा। एक है मॉलिक्यूलर होमोलॉगी, तो बताए थे मॉलिक्यूलर होमोलॉगी। बस इसमें भी डिफरेंसेस होता है डीएनए आरएनए प्रोटीन का। बस फाइंडिंग ऑफ रिलेशनशिप ऑफ comparable molecule or comparable molecule like DNA, RNA, protein, like DNA, RNA, and protein by studying their similarity and dissimilarities। ये हो गया मॉलिक्यूलर, मतलब नेचुरल सिस्टम खत्म हो गया। यही है। हो गया। Yes, sir. हाँ, इसमें और कुछ पॉइंट्स है, मतलब मिटाया इसको पूरा। Yes, sir. मिटा दे ऊपर वाला पॉइंट। Yes, sir. अब इसका फायदा क्या क्या वो नेचुरल सिस्टम का वो भी है, कैसे ये बेटर है उससे। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन is more better than artificial classification because first stress on actual study of each and every
दूसरा है स्ट्रेस स्टडी पॉइंट है about abilities on the basis of it is about relation. See? Evolutionary relationship is based on based on the evolutionary concept on the first body of genetic nervous system was proposed by Engler and Brandon.
ये हो गया फाइलोजेनेटिक तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, हो गया कंप्लीट। सब हो गया। हो गया ना, सबका हो गया। यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग फाइलोजेनेटिक तक कंप्लीट किए। नेक्स्ट फेनेटिक लिख के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और फेनेटिक में जो बताए साइटो, कैमो, न्यूमरो वगैरह, वो सब प्लांट किंगडम में है, तो उस बेसिस पे उसको किया गया था। तो वहां पे जाके एक बार एक एक लाइन वहां पे जो भी इम्पोर्टेंट डिफिनेशन जो होगा उसका लाइन को कम से कम नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल लैंग्वेज में लिखाएंगे। सो एनसीईआरटी का लाइन को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट डायरेक्ट की लाइन ही पूछता है और वहां पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इतना करके रखना, बाकी नेक्स्ट क्लास में फेनेटिक कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग फिर प्रोसीड करेंगे 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम जो भी है, ठीक है।